नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गुजसेट 2021 का पेपर। मैं हूं मनन सर। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशंस शुड हैव द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है। इसमें जिस भी केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जिस भी केस में पार्टिकल्स जो हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछा है उसमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम किस केस में। तो यहाँ पर देखते हैं इन सभी केसेस में। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही मिलेगा क्योंकि यूरिया का सेपरेशन नहीं होता। NaCl में 2 पार्टिकल्स Na+Cl-, K2SO4 में 3 पार्टिकल्स 2 K+ हो जाएंगे और एक SO4 2-, और FeCl3 में 4 पार्टिकल्स एक Fe3+ और 3 जो है वो Cl-। तो यहाँ पर जो है वो सबसे मिनिमम इसी में आ रहा था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, 3 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम बेंजीन हैविंग मोलालिटी। अब बाकी मोलाल जो एटॉमिक वेट्स हैं वो दे रखे हैं और हमें मोलालिटी फाइंड करनी है। तो मोलालिटी का इक्वेशन यूज करेंगे। सिंपल वाला इक्वेशन है, मोलालिटी हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास जो है वो 3 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। मोलर मास एसिटिक एसिड का काउंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 60। तो इसका आंसर मिलेगा 0.05 मोल। अब जो बेंजीन है उसके रिलेटेड उन्होंने दे रखा है 50 ग्राम। तो इन ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, आंसर मिलेगा 0.05 केजी। तो जब ये मोल है उसको डिवाइड कर रहे हैं 0.05 केजी से, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है 1 मोलर। तो अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर जो है उसमें से अगर सॉल्ट हमें रिमूव करने हैं तो कौन सी मेथड जो है वो यूज हो सकती है। तो इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो तो पानी से धोने की प्रोसेस है, तो वो तो यूज नहीं हो सकती। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये टेक्निक यूज हो सकती है। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं कि जब प्रेशराइज करेंगे तो जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी है वो जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब कि हम सॉल्ट्स को रिमूव कर रहे हैं और प्योर वाटर अचीव कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है वो हो जाएगी ऑप्शन बी के रिगार्डिंग। लीचिंग जो है वो केमिकल मेथड है कुछ खींच लेने की। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो एक अलग टेक्निक है जिसमें कॉपर जो है उसको अचीव किया जाता है। तो अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है रिवर्स ऑस्मोसिस वो सही होगा। नेक्स्ट, which products are obtained during electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड अगर एक्वियस फॉर्म में है और उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इससे हमें क्या चीजें मिलती हैं। तो इस प्रोसेस से हमें जो 10th में भी आ रहा था जिसको हम बोल रहे थे क्लोर अल्कली मेथड, तो उसमें क्लोरीन मिल जाता है NaOH अल्कली के तौर पे और इसमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें क्लोरीन, NaOH एंड हाइड्रोजन, ये तीनों जो है वो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी डिटेल्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि एनोड के तौर पे क्या प्रोसेस होगा। तो एनोड के तौर पे जो रिएक्शन है वो हो जाएगी ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर जो Cl- होगा उसमें से Cl2 बनना होगा। फिर ऐसे ही कैथोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो कैथोड पे जो है वो रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पर 2H2O जो था उसमें से हाइड्रोजन और 2OH- मिलेगा। अब सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो Na+ एंड OH- जो कि यहाँ से मिला वो मिल करके बना देंगे NaOH। तो ये जो प्रोसेस है उसमें हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH ये 3 चीजें मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट दिस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में समझना है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा है लेकिन जो 2 ऑप्शन हैं वो बहुत सिमिलर है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो पहले तो जो भी अवेलेबल डेटा है जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको चेक करना है कि आपको जो भी दे रखा है क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, क्योंकि कई बार उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिए जाते हैं।
तो आपको ये बात चेक करनी होगी। यहां पर से हम चेक करते हैं तो Cl2 में से Cl माइनस मतलब 0 में से -1 तो रिडक्शन हुआ। तो यहां पर जो दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरीके से चेक करते जाएंगे तो समझ आ जाएगा कि ये सारे के सारे जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। अब इनमें से जब रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है तो रिडक्शन आसान है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो ऑक्सीडेशन आसान। और यहां पर पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन आसान होता है, तो हमें ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा आसान होगा। ऑक्सीडेशन आसान होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना होगा। तो ये जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था, तो इसका। तो ये जो है वो आ जाएगा Cr3+ से Cr में कन्वर्जन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो ऑक्सीडेशन सबसे आसान होगा। अब ऑक्सीडेशन सबसे आसान होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जब वो यूज होगा तो Cr होगा या Cr3+, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। अब हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन करना है ना, तो ये Cr की बात करेंगे, ये Cr जो है वो आंसर हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। Cr जो है वो Cr3+ में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि ये Cr3+ हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन था वो Cr3+ और Cr इन दोनों के बीच की बात हो रही थी, Cr3+ से Cr या Cr से Cr3+। तो उसके लिए हम Cr को ही चूज कर रहे हैं क्योंकि Cr से ऑक्सीडेशन होगा Cr3+ में। सिंपल सी बात याद रखने जैसी है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, उसका खुद का जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट, विच इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक सेल दे रखा है और इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रखी है। तो अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन में गैस आ जाए तो ये एक बात याद कर लेना, जो गैस है वो किसके करीब होता है, तो प्लेटिनम के। प्लेटिनम जो होता है उसके करीब आ जाएगा वो गैस। और जो सॉल्ट ब्रिज है उसके आसपास में क्या आता है, तो एक्वियस सॉल्यूशन। तो यहां पर जो है ऐसा कौन सा केस है जिसमें Pt और Cl2 नजदीक नजदीक हैं, तो Pt और Cl2 यहां पर नजदीक है। ये एक बात तो बहुत सिंपल है, इससे भी सिंपल हम क्या चूज कर सकते थे कि भाई इसमें Mg का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड के तौर पे होगा, वो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। तो Mg से Mg2+ वो लेफ्ट साइड आना चाहिए। ऐसे दो ऑप्शन थे A एंड B। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें सॉल्ट ब्रिज से बिल्कुल करीब जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन हो और Pt और Cl2 जो है वो एक दूसरे के करीब में हो, तो ऑप्शन ए जो है वो आ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए रिएक्शन K जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो यूनिट दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो जब इसको चेक करेंगे, K जो है उसको ऐसे इक्वेशन बना करके मोलर रेज़ टू 1 - n, जिसमें n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग है। तो अगर ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यू रखते जाओगे तो जिस भी केस में हमें एज इट इज यही वाला यूनिट मिल जाए वही उसका आंसर है। तो आप चेक करोगे तो जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन जो है मतलब यहाँ पर ये जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गई, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर ग्राफ दिस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे हम, ये इक्वेशन होगा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब चेक करोगे तो log r0/r को जब हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो y = mx से देख सकते हैं, उसमें m जो हो जाएगा वो स्लोप है, तो उसके अकॉर्डिंग k / 2.303 है वो उसका स्लोप हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू जो दे रखी है वो है 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच सेकेंड will it take to reduce to its initial concentration of the reactant to its 1/16th value। अब देखो, ये इस टाइप के इक्वेशन जब भी पूछे जाते हैं तो आपको ऐसा सोच लेना है कि इनिशियली कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा और वो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो उसको R0 सोच लेते हैं, तो अब इनिशियल के कंपेयर में कुछ जैसे 1/16th, तो वो कैसे सोचा जाएगा, तो उसके बारे में एक इक्वेशन देखो। ये देखो,
ये जो है ये नॉर्मल जो इक्वेशन था k इक्वल्स 2.303/t फिर log r0/r, ऐसे ही अगर टाइम को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा। इसमें r0/r जो है मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन जो कि बाद में हमें मिल रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 1/16 करके लिख रहे हैं। तो इसको अगर 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा, r0 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा तो log 16 हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू चेक करोगे तो log 16 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, वो यूज़ करने के बाद टाइम जो है उसका आंसर मिलेगा। अब log 16 काउंट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं। log 16 को ऐसे बता सकते हैं, log ऑफ 1.6 इंटू 10⁻1। हम डेसिमल पॉइंट इस तरफ ले गए तो पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अब 1.6 जो है उसको एज इट इज लिखा, ये जो है log ऑफ a इंटू बी मतलब log a प्लस log b, तो इन दोनों को अलग अलग लिखा। फिर log 10 बेस 10 हो जाता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। log 1.6 जो है उसका आंसर हो जाता है 0.2, तो ये जब सम करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट, if atomic number of element is 26 then magnetic momentum is of its divalent aqueous ion। divalent मतलब जिसमें वैलेंसी 2 है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 26 है तो वो मेटल है, वैलेंसी 2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2+, तो 26 वैलेंसी वाला जो एलिमेंट होता है वो है Fe। Fe के अंदर 2+ वैलेंसी मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड बचेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा, 4.90। तो यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो जब ये वाला इक्वेशन जो होता है उसमें रखेंगे n इंटू एन प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 √14 दैट इज 4.90 dN। फिर नेक्स्ट, which product is obtained during reaction of MnO4 minus with I minus in faintly alkaline condition। यहाँ पर 2 कंडीशन की बात आती है, एक एसिडिक कंडीशन में और एक फेंटली अल्कलाइन कंडीशन में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन कंडीशन में उसके कन्वर्जन से IO3 माइनस बनता है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी याद रखने जैसी है कि अगर मीडियम एसिडिक दे रखा होता तो यहाँ पर IO3 माइनस के बदले I2 में कन्वर्जन हो जाता। तो यहाँ पर जो है अभी आंसर आ जाएगा IO3 माइनस। फिर नेक्स्ट, विच डज नॉट एक्ट एज लिगेंड। तो ये सारे जो दे रखे थे उसमें से कौन सा है जो लिगेंड के तौर पे यूज नहीं होता। तो इसको देखने से ही पता चलेगा, नाइट्रोसिल है, ये इथेन 1,2 डायमाइन है, ये जो है वो कार्बोनिल है। लेकिन NH4+ जो है वो लिगेंड के तौर पे यूज नहीं होता। इसका रीजन भी समझो। देखो NH3 जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो किसी और को दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होकर के कोई एक और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ रहा है, अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस के अंदर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे तो ये लिगेंड के तौर पे वर्क ही नहीं कर सकता। तो बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पेंटेनेमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। अब देखो इसके फॉर्मूला को चेक करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक वाला फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। यहाँ पर लिखा था पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन, अमाइन मतलब एमोनिया, तो 5 जो है वो Na3 रखा। फिर आ रहा था कार्बोनेटो, कार्बोनेटो मतलब CO3। फिर कोबाल्ट 3 मतलब ये जो है वो कोबाल्ट जिसका चार्ज +C बोल दिया। और क्लोराइड मतलब यहाँ पर Cl जुड़ा होगा। ये जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो 5 × 0 होना है। CO3 जो है वो -2 चार्ज वाला होता है तो यहाँ पर -2 रख लो। तो अब इसके रिगार्डिंग +3 एंड -2, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये पूरा ब्रैकेट है उसका चार्ज क्या बनेगा, +1 बन जाएगा। तो पूरे ब्रैकेट का चार्ज हुआ +1 और इसका चार्ज हो जाएगा -1। तो ऐसे देख लो, ये +1 ये -1, तो जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल, ये जो है वो ऐसे जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो
सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन आइसोमर्स। अब ये दो आइसोमर्स दे रखे हैं, उसके अंदर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो टेक्स्ट बुक का एज इट इज एग्जांपल है ये, इसमें हमें देखने को मिलता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम ये देखेंगे तो इसके आयोनाइजेशन से SO4 2- और ब्रैकेट सेपरेट हो रहा है, जबकि इसके आयोनाइजेशन से Br- सेपरेट होगा और ये पूरा ब्रैकेट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो दो ऑप्शन है, मतलब इनके आयोनाइजेशन से सेपरेट होने वाली चीजें डिफरेंट है, इसीलिए इनको बोला जा सकता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट, अब ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इज विच टाइप ऑफ हैलाइड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ Cl। तो Cl की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का हैलाइड है, एलाइलिक, विनाइलिक, सेकेंडरी या फिर एराइल। तो देखो एराइल तो हो ही नहीं सकता, ये देखने से ही पता चल रहा है ना, कोई एराइल ग्रुप है ही नहीं इसमें। सेकेंडरी के लिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो और 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए, ये बात सही है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़े तो सेकेंडरी होता, लेकिन यहाँ पर तो वो 3 से जुड़ रहा है। पर ऐसे ही विनाइलिक के लिए क्या होगा, तो ये Cl डायरेक्टली किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ जाए तो विनाइलिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर है एलाइलिक। उसका रीजन क्या होगा, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो sp3 वाला, और उसी का जो नेबरिंग वाला कार्बन है वो आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें ए क्या मिलेगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है, मार्को-निको वाली रिएक्शन, जो कि स्टैंडर्ड 11th में भी आ चुकी थी। ये सेम रिएक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये HCl जो है वो HCl पोलर मॉलिक्यूल के तौर पे है, उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, जिसको बोलेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट, विच हैलाइड वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर फ्रॉम फॉलोइंग। तो जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा केस है जिसमें SN1 रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगी। अब देखो ये सेम क्वेश्चन कुछ मटेरियल्स में दे रखा है और उसमें बस 2 की जगह जो है ना वो 3 दे रखा है, तो वो जो है वो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो यही बन जाता है, डी वाला। अब वो कैसे, वो समझते हैं। सबसे पहले SN1 रिएक्शन जो है उसके लिए इजी वाला ट्रेंड हो जाता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड नॉर्मल कंपाउंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये कैसे सोचा जाता है, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी SN1 रिएक्शन उतनी ही आसान होगी। तो पहले हम इन सभी के लिए जब चेक करते हैं तो ये ABCD कुछ इस तरीके से बताए जा सकते हैं। आप ये जो ऑप्शंस दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग इनको कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये क्लोरोमीथेन है तो इस तरीके से होगा। जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ये डी वाला जो ऑप्शन है वही है जो कि टर्शरी वाला है। ये कार्बन जो कि हैलोजन के साथ जुड़ा था वो कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस केस में टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, तो ये जो है उसकी SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा आसान होगी। जबकि बाकी वाले ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन है वो सेकेंडरी वाला है, यहाँ पर जो कार्बन होगा वो भी सेकेंडरी होगा, यहाँ पर जो कार्बन है वो प्राइमरी वाला हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम फॉलोइंग IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। अब ये जो है इनमें से कंपाउंड के रिलेटेड, मतलब इसके रिलेटेड IUPAC नेम कौन सा होगा। तो अब देखो इस टाइप के मॉलिक्यूल में जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जिस भी जगह पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है उसको हमें कम से कम नंबर देना होगा। अब उसके लिए नंबरिंग जो है वो हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये आ जाएगा 1 पे मिथाइल मिथाइल 2 बार, मतलब 1,1 डाइमिथाइल, और ऐसे ही ये आ जाएगा 2 पे इथॉक्सी। अब डाइमिथाइल और इथॉक्सी अल्फाबेटिकली इथॉक्सी वाला जो है वो पहले आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आंसर बन जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, कुछ इवन
ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा डिफरेंट दे दिया है, जो कि टीचर्स की गलती हो सकती है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो जीओसी वाला चैप्टर है हमारा 11th का, उसमें एज इट इज मेंशन है कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस टाइप का मॉलिक्यूल हो तो जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है उसी को लोएस्ट नंबर दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल विथ रिएक्शन विथ मिथेनॉल। अब इसी को समझने के लिए हम रिएक्शन देखेंगे। तो देखो, ये होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब जिसमें एक कार्बन के रिलेटेड एल्डिहाइड, उसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होगा जिससे कि हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कुछ इस टाइप की मिल जाएगी। तो हमें जो आंसर दे रखा था उसमें हमें इस पूरी प्रोसेस से ये वाला मिल रहा है, ये बात बता दी। तो आपको इसके रिलेटेड पूरी रिएक्शन जो है वो फॉर्म करनी होगी कि यहाँ पर आर के तौर पे ऐसा क्या रखेंगे जिससे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो इस रिएक्शन को इतना जो पार्ट है उसको अल्काइल ग्रुप के तौर पे रख के अगर हम सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात समझ आ जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट, इसी को समझने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पर ये अल्काइल पार्ट जो है वो कुछ ऐसे सोच लो। तो ये जो है वो ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शंस जो थे उसमें से सी वाला जो है वो सही होगा। विच कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके फ्रॉम फॉलोइंग, इसके बारे में भी स्टडी करने के लिए इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके। अब इसमें जो NO2 लगा रखा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और स्टडी में ये भी आ जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन में है तो OH जो है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, तो उन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और NO2 अगर वहीं पर अवेलेबल है, जैसे ये पैरा पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पैरा जो है उसमें या ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन्स को खींचना आसान होगा, ये O और H के बीच का बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इन तीन केसेस में हाइड्रोजन को निकालना आसान होगा। हालांकि इस केस में इन दोनों के कंपेयर में भी मुश्किल होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप जो है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इन तीनों में सिमिलर सिनेरियो होने वाला है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ गए, हाइड्रोजन को निकालना आसान हो गया। तो ये जो तीनों हैं वो तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक है, जबकि इसमें ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा खींचे भी नहीं जाएंगे, तो हाइड्रोजन को इस तरीके से रिलीज करना मुश्किल होता जाएगा। तो जो वीक वाला एसिड हो जाएगा वो ये डी वाला हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो पूछा था पीके जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, तो ध्यान से देखो, पीके अगर ज़्यादा है तो के कम होगा, वो वीकर एसिड होगा। ये वीकर एसिड था क्यों, तो इसका के जो है वो कम हो जाएगा, पीके उसका ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा ये भी समझ लो, अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दे तो भी ये कंडीशन ऐसे क्रिएट हो जाती है। सेम वे कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो उसके बारे में ऐसे सोचा जा सकता है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, आंसर होगा फिनॉल। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनॉल। ध्यान से देखना, प्रोपीनॉल। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, ये प्रोपीनॉल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये एलाइल अल्कोहल है, उसमें पीसीसी के साथ रिएक्शन से ये हो सकता है, क्योंकि पीसीसी के बारे में एक बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि वो बेटर रिएजेंट है। यहाँ पर जो है ये CH2OH था अल्कोहल, उसमें से हमने कन्वर्ट कर दिया CH-CHO के अंदर, मतलब हमने जो है ना वो ऑक्सीजन के आसपास से हाइड्रोजन जो है वो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो PCC। इसके अलावा CrO3 भी है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें से PCC ही था, तो इवन PCC और CrO3 अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो भी PCC को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी PCC जो है वो बेटर रीएजेंट है, ऐसा बताया गया। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में भी सोच लेना कि अगर ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करते हम तो यहाँ पर से सेपरेशन होता और हमें मिथेनॉल मिलता, और यहाँ पर ये चीज़ सेपरेट होती। तो यहाँ पर जो है वो जो आंसर बता रहे थे वो नहीं मिल पाता। ऐसे ही
डायबल H वाली रिएक्शन जो है वो रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है, तो वो साइनाइड या नाइट्राइल के लिए यूज की जा सकती है या फिर इवन एस्टर्स के लिए भी यूज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो था वो अल्कोहल मॉलिक्यूल था, तो डायबल H वाली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं थी। तो अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं थे, ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव कैनिजारो रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये जो यहाँ पर दे रखे हैं उनमें से कौन सा है जो कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अब देखो, कैनिजारो रिएक्शन जो है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे उन्हीं के अगर स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, जैसे ये चारों जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स है, जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं वही यहाँ पर ऐसे दे रखे हैं। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है जो CHO के साथ जुड़ रखा है वो वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में आपको अल्फा कार्बन किस तरीके से होगा वो चीज समझ में आएगी। अब बात ये है कि ये जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं उनको हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं तो ये जो केसेस हैं उसमें इनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 हैं और इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमने ये देखा कि कैनिजारो रिएक्शन वही दे सकते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो ये एक ही ऑप्शन था जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स देख लो। ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं इसमें OCH3 वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से ये वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ खींचे जाएंगे। इसी बात को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले गए, हाइड्रोजन को निकालना आसान होगा। जबकि इन केसेस में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए तो यहाँ पर O और H का बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें से H+ निकालना सबसे ज्यादा आसान हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। वही तरीका, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है pK कम होगा, Ka ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मतलब के स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 4 नाइट्रो 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी एमाइन इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके रिडक्शन से हमें सेकेंडरी एमाइन मिल सकता है। तो ये चीज बहुत आसान है, इस रिएक्शन से आप समझ लो। यहाँ पर अगर आइसोनाइट्राइल लिया जाए, साइनाइड का बिल्कुल उल्टा है, साइनाइड में CN आता है, यहाँ पर NC आ जाता है। उसका अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर इनफ हाइड्रोजन आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से इस तरीके से जुड़ा है तो सेकेंडरी एमाइन मिलेगा। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से आइसोनाइट्राइल, ये नाइट्राइल जो है वो हो जाता है CN, मतलब साइनाइड वाला मॉलिक्यूल। साइनाइड कॉमन नेम में यूज होता है, नाइट्राइल जो है वो IUPAC में यूज होता है। आइसोनाइट्राइल जो है वो NC आ जाता है, नाइट्रो जो है वो NO2 होता है और एमाइड जो होता है वो CONH2। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से आइसोनाइट्राइल वाला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विथ विच एमाइन। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो कौन से एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे जो है वो टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं होती, उसका रीजन हम समझते हैं। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन SO2Cl। ये हिंसबर्ग रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये है प्राइमरी एमाइन। ध्यान से देखो, यहाँ पर NH2 आ रहा है और ये CH3। तो प्राइमरी एमाइन के साथ ये H और Cl जो है वो निकल जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा वो सल्फोनेमाइड बोला जाएगा। ये जो सल्फोनेमाइड है उसके अंदर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा जो कि एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है, क्योंकि ये जो सल्फोनेमाइड बनेगा H और Cl के जाने से ये चीजें जब जुड़ जाएगी, जो सल्फोनेमाइड बना है उसमें सल्फोनेमाइड ग्रुप जो है वो बहुत ही ज्यादा विड्रॉइंग है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर ले तो हाइड्रोजन का H+ के तौर पे निकालना आसान हो जाता है
और इसीलिए ये एसिडिक हो जाएगा। अगर ये कंपाउंड एसिडिक बना तो बेस में डिसॉल्व हो सकता है। फिर नेक्स्ट, अगर इसी हिंसबर्ग रिएजेंट की सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन सोचे तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl ये चले जाएंगे, बाकी सारा जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन सकती है। अब यहां जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो बेस के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये H जो था वो तो Cl के साथ निकल चुका है। लेकिन अगर हम इसी हिंसबर्ग रिएजेंट की टर्शरी एमाइन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है जो जो इस Cl के साथ निकल सके। तो इस तरीके से ये हिंसबर्ग रिएजेंट की इस टर्शरी एमाइन के साथ रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ओनली टर्शरी एमाइन मतलब कि जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बहुत बार आ चुका है। अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नॉर्मली हमें यही ख्याल आता है कि NH2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो एंड पैरा में NO2 ग्रुप आ जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन एज इट इज दे रखी है कि जब हम ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एनिलीनियम आयन बनता है, और वो एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमें मेटा पे नाइट्रेशन भी मिल रहा है, बल्कि मेटा वाली प्रोडक्ट जो है वो इवन ऑर्थो के कंपेयर में भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इसी के रिगार्डिंग ये रिएक्शन सोच लो, ये है एनिलीन, उसकी नाइट्रेशन वाली रिएक्शन कर ली हमने, तो यहाँ पर पैरा, यहाँ पर मेटा, यहाँ पर ऑर्थो। तो यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि ऑर्थो वाली जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2% है, लेकिन मेटा वाली प्रोडक्ट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है कि यहाँ पर एनिलीनियम आयन बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये तीनों प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, विच रिएक्शन प्रूव दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन इन ग्लूकोज। तो ये पहला ही ऑप्शन जो हीटिंग विथ HI वाली रिएक्शन है उसी से पता चल जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी चेक कर लो। जैसे ये Br2 वाली रिएक्शन जो होती है जिससे हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? तो उससे पता चल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्योंकि Br2 जो है वो तो एक वीक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहां पर वो जो ग्रुप है उसको पूरा एल्डिहाइड जो है ना उसको पूरा का पूरा मतलब वहां से आसानी से कन्वर्ट कर देता है COOH वाले ग्रुप में। तो कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिर ऐसे ही अगर NH2OH या HCN के साथ की रिएक्शन से क्या पता चलता है वो समझते हैं। तो NH2OH की रिएक्शन के साथ मिल जाता है ऑक्साइन, और ऐसे ही HCN के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, HCN जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, उसके साथ की रिएक्शन से मिल जाता है साइनोहाइड्रीन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इन दोनों के साथ की रिएक्शन से पता चलता है कार्बोनिल ग्रुप मतलब जो CO वाला ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा, ये पता चल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में सही होगा। देन विच अल्फा एमिनो एसिड इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आंसर आ जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी बोला जाता है क्योंकि उसमें एक कार्बन के साथ COOH एंड NH2 दोनों है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन की 4 वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट नहीं है, 2 वैलेंसी तो सेम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पर कायरल कार्बन जो है प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कायरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इन DNA विच बेस इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो DNA के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? तो DNA के अंदर यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी में थोड़े कुछ और MCQ बन रहे हैं, उनको भी समझ लो। जैसे DNA में A, T, C और G प्रेजेंट होते हैं, RNA में A, U, C एंड G प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही A और T या C और G एक दूसरे के साथ किस तरीके के बॉन्डिंग से जुड़ते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। उसमें A और T के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे ही C और G के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये पेपर खत्म होता है।
हमारे सिलेबस के हिसाब से जितने क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हुए। अगर आप मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हो तो कोचिंग अवेलेबल है। 11th साइंस, 12th साइंस, स्टैंडर्ड 5 to 10, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो डॉक्टर धवल सर का। थैंक यू वेरी मच गाइस।